गाइस, आई एम जेके गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बिजू विकास। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आपको बताए थे कि भारत में राष्ट्रवाद का टॉपिक आपको उठाए थे पहले, या पार्ट 2 आज है। पार्ट 1 अभी तक आप नहीं देखे तो जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब आप समझ जाइएगा, राष्ट्रवाद का मतलब समझ जाइएगा। महात्मा गांधी जो थे वह राष्ट्रवाद में क्यों कूदे, यानी महात्मा गांधी सत्याग्रह में क्यों कूदे, वह चैप्टर में आपको बताए हैं। महात्मा गांधी जेल कब गए प्रथम बार, वह वीडियो में बताए हैं। महात्मा गांधी इंग्लैंड कब गए पढ़ाई करने के लिए प्रथम बार, वह आपको उसमें बताया है पार्ट 1। तो इस प्लीज पहले आप पार्ट 1 देखिए, इसके बाद पार्ट 2 की ओर आइए। तो 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से लौटे थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे, तो याद रखिएगा गाइस, 1915 ईस्वी में भारत का दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1915 ईस्वी में। छोटा डेट भी बता देते हैं, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन के दिवस में। तो अब यहाँ पर यह आता है कि ठीक है, 1915 में लौटे 9 जनवरी को, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे कब, तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके बाद जब महात्मा गांधी आए तो सत्याग्रह की अवधारणा में, राजनीति में प्रवेश देखिए महात्मा गांधी कैसे किए थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आरंभ में महात्मा गांधी को अंग्रेजों पर बहुत विश्वास था। जी हाँ गाइस, आरंभ में यानी जब शुरुआत में 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो उनको बहुत विश्वास था अंग्रेजों पर कि नहीं, अंग्रेज जो है इंडिया में शासन क्या है, इंडिया में अच्छी खासी शासन चला रहा। लेकिन यह क्या था, यह बिल्कुल अपोजिट बात था। अंग्रेज शासन इंडिया में अच्छी खासी चला नहीं रहा था। हुकूमत क्या किया अंग्रेज लोग, हुकूमत इंडियन पर जबरदस्ती टैक्स बढ़ा देना, जबरन काम करवाना, जबरन लैंग्वेज चेंज करना, या अंग्रेजों का क्या था, अंग्रेजों का या भारतीयों पर अत्याचार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। लेकिन महात्मा गांधी को पहले बहुत विश्वास था। ठीक है, जैसे इसमें आपको टॉपिक में हम भी लिख दिए कि आरंभ में अंग्रेजों पर महात्मा गांधी का क्या था, बहुत विश्वास था। 1915 में अंग्रेज ने क्या किया, जब महात्मा गांधी आए इंडिया तो अंग्रेज ने क्या किया, एक उपाधि दिया, केसर हिंद की उपाधि दी 1915 ईस्वी में। केसर हिंद की उपाधि अंग्रेज ने किसको दिया, तो महात्मा गांधी को दिया था। कब दिया, तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को दिया। हल्का से उसके थोड़ा पीछे चलते हैं। जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे ना, तो उस समय इंडिया में यानी भारत में नहीं, यानी पूरे विश्व 2 खैमों में युद्ध में बटा हुआ था, जिसको हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं। तो हल्का सा हम प्रथम विश्व युद्ध का आगे डिस्कस कर लेते हैं आपके बारे में आज आपके साथ, उसके बाद फिर हल्का सा फिर चलेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध हर व्यक्तियों जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध आपको अगर हम बताते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई से 1914 से स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 तक समाप्त हुआ। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो 28 जुलाई 1914 में आरंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 में यह युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेट वार के नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ जाएगा, ग्लोबल वार किस युद्ध को नाम से जानते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसके बाद फिर आपका है द ग्रेट वार, किस युद्ध को कहा गया है, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था क्यों। हम यह देखिए चैप्टर बहुत लॉन्ग है प्रथम विश्व युद्ध, हम आपको संक्षिप्त में तो वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आपको बता देते हैं कि हुआ क्यों हुआ था, कितने देशों ने भाग लिया था, कौन सा देश किधर था, इसके बारे में आपको डिस्कस भल कर सकते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध इतना लंबा सिलेबस है आपका कि अगर उसको बतावेंगे तो करीब एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के तुलना इसलिए यहाँ पर किए क्योंकि महात्मा गांधी अंग्रेजों पर ज़्यादा विश्वास करता था। अब क्यों करता था यह भी आपको बताने वाले हैं। तो आगे यहाँ चलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को द ग्रेटर वार और ग्लोबल वार के नाम से भी जानते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, ऑस्ट्रेलिया द्वारा साइबेरिया पर एकाएक आक्रमण कर दिया। अब ऐसा है तो थोड़ी है कि कोई किसी पर आक्रमण एकाएक कर देगा। आप किसी पर आक्रमण एकाएक तो नहीं कीजिएगा जब कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी था कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के एक राजकुमार था फर्डिनेंड, जिसमें बोसियों की राजधानी सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। तो उससे हत्या
राजकुमार को ही नहीं किया था, उनका वाइफ था, उनका छोटा बच्चा था, उनका भी हत्या कर दिया गया था। और यह क्या किया था, राजकुमार घूमने के लिए गया था, घूमने के लिए गया था, ठीक है, यानी सेराजेवो। तो वहाँ जब घूमने के लिए गया तो वहाँ का लोग क्या किया, ऐसा भी बताया जाता है कि राजकुमार बहुत बीमार थे, जिनकी तरह की हत्या हो गई। तो जैसे देखिए मानते हैं कि राजकुमार बीमार था तो राजकुमार की हत्या मतलब वह डेथ हो जाएंगे, यानी वो मृत्यु हो जाएंगी, लेकिन उनकी वाइफ तो सही सलामत तो वापस लौटना चाहिए, तो वो उनकी वाइफ भी सही सलामत, यहाँ तक उनके साथ बच्चे भी थे तो बच्चा भी सही सलामत नहीं लौटे। जिससे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया का जो राजा था अपने बेटे की संतान को मतलब सह नहीं, मौत जो बेटे का जो मृत्यु था वह सह नहीं पाया, और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, एकाएक साइबेरिया पर आक्रमण किया, इसलिए साइबेरिया पर आक्रमण ऑस्ट्रेलिया किया। ओके गाइस, अब यहाँ पर आक्रमण किया तो पूरे संपूर्ण विश्व दो खेमों में बट गया, एक नाम मित्र राष्ट्र और दूसरा देश का नाम, यानी दो खेमों में बटा। तो प्रथम हो गया मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों क्या हो गया, आपस में लड़ाई करने लगा। तो मित्र राष्ट्र की ओर से 60 लाख सैनिकों ने भाग लिया था और धुरी राष्ट्र की ओर से लगभग 40 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें लाखों सैनिकों मारा गया था। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है गाइस कि यह दोनों युद्ध में जीता कौन होगा। तो यह युद्ध यानी यह दोनों जब युद्ध चला पूरे विश्व में दो खेमों में जब युद्ध हुआ तो मित्र राष्ट्र की विजयी हुई और धुरी की हार हुई, यानी धुरी राष्ट्र को केंद्र शक्तियों प्रदेश भी राष्ट्र भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये भी आता है कि धुरी राष्ट्र की ओर कौन कौन सा देश था। तो धुरी राष्ट्र की ओर से देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली था। अगर आपको यह जब बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसका आपको हम ट्रिक बना देते हैं कि अगर धुरी राष्ट्र की ओर से पूछेगा तो बस यही ट्रिक बताइएगा, आज इटली है, इटली है। आ का मतलब गाइस देखिए, आ का मतलब हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और जा से आप समझ रहे हैं कि जा से जर्मनी, जर्मनी के नेतृत्व में ही हुआ था काम, और हा से हो इटली तो जाने का एक देश है, और हा से क्या हो गया, हंगरी। तो एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर धुरी राष्ट्र का अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा आज इटली है, आ से अगर आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, जा से जर्मनी, जर्मनी के ही नेतृत्व में यह कांड हुआ था, इटली, इटली खुद ही देश है, और एक हा है, हा से हंगरी इत्यादि देश था। ठीक है, अब मित्र राष्ट्र की ओर से आगे बताते हैं। आप पूछिएगा नहीं हमको मित्र राष्ट्र की ओर से भी बता दीजिए ट्रिक, तो मित्र राष्ट्र की ओर से भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। इसका देखिए यूएस यानी यूसा याद रखिएगा, यूसा के कारण रूस का इजाफा हुआ। एकदम इतना आसान ट्रिक है ना गाइस कि क्या बतावें आपको। यूएस के कारण रूस का इजाफा हुआ, तो यूएस ने इसको हम यूसा याद रख लेना, ठीक है। तो यूसा यानी यूएसए, यानी यू का मतलब जानते हैं यूनाइटेड, एस का मतलब स्टेट, आई का मतलब अमेरिका, स्टेट अमेरिका, के आपका साइलेंट वर्ड है, क से आपका हो गया कनाडा। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ लिख भी दिए हैं मित्र राष्ट्र में, जैसे देखिए आ से अमेरिका, इसके बाद आपका हो गया र से रसिया, इसमें आपका वर्णन नहीं किए गए हैं, और न से न्यूजीलैंड। रूस देखिए, रूस एक खुद ही देश है, रूस से आपको यहाँ पर देश हो गया, का साइलेंट वर्ड हो गया। ई से तो आप लोग जान ही रहे गाइस, ई से इंग्लैंड, और यहाँ पर हो गया जा से कौन सा हो गया, जापान, और फा से कौन सा हो गया, फ्रांस। देखिए यहाँ पर लिख भी दिए, हुआ आपका साइलेंट वर्ड है। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि मित्र राष्ट्र की ओर से कौन कौन से देश थे, तो बस यही ट्रिक याद रखिएगा, यूएस के कारण यानी यूसा के कारण रूस का इजाफा हुआ। कंप्लीट। अब कुल देश अगर बात करते हैं तो कुल 37 देश ने भाग लिया था, एक दो देश भाग नहीं लिया, 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अब यह प्रथम विश्व युद्ध का डिटेल था आपका, ठीक है, इंडिया भी था। तो अब यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में भारत का प्रभाव क्या पड़ा था, इसका आप टॉपिक समझिए। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का प्रभाव क्या पड़ा था, तो भारत का प्रभाव पड़ा था आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव का मतलब क्या हुआ तो सो समझिए। अब देखिए आगे अंग्रेज लोग बोले कि भारत अगर हमें कॉपरेट करता है इस युद्ध में, अगर भारत का नौजवान लोग इस युद्ध में हमको शामिल हो जाए तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे, यानी भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे, और हर जगह भारतीय कंपनी लगा देंगे और यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। यह दावा इंग्लैंड वासियों ने किन से किया, भारतीय नेताओं से किया। उस समय भारतीय नेताओं जैसे हो गया आपको महात्मा गांधी हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गया, बहुत सारे नेताओं थे उस समय क्या किए, इन लोग से वादा किए। इसलिए अब यह बात सुनकर
तैयार हो गए महात्मा गांधी। और भारत का जितने भी लोग थे, यानी भारत के जितने भी नौजवान थे, सभी लोगों को अंग्रेजों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने लगे और अंग्रेजी सेना में जाके भर्ती करवा दिए। ओके गाइस, अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा दिए, इसलिए महात्मा गांधी को रिक्रूटमेंटेड सर्जन कहा जाता है। प्रश्न आपको आएगा कि किस व्यक्ति को रिक्रूटमेंटेड सर्जन कहा जाता है, तो आपको आंसर मानना होगा महात्मा गांधी को। तो आर्थिक कारण इसका क्या था, आर्थिक परिणाम इसका क्या था, सोच समझिए। तो अब यहाँ पर महात्मा गांधी क्या किए कि बोला कि अंग्रेज लोग बोला कि तुम सैनिक भेजोगे तो तुम अपना खर्चा से सैनिक भेजोगे, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अब देखिए, सैनिक का मतलब है, अगर आप सैनिक है यानी सैनिक भेज रहे हैं युद्ध पर, तो खर्चा है, आपका खर्चा नहीं है, आपके पास बंदूक नहीं है, बंदूक खरीदिए। आपको उसको 3 टाइम खाना चाहिए, सैनिक को 4 टाइम खाना दीजिए उसको, क्योंकि यह युद्ध पर गया है। हमेशा क्या होगा, वह एक्टिव रहेगा। वस्त्र एकदम टी टाइट दीजिए एकदम, मतलब अच्छा खासा वस्त्र होना चाहिए। आप बूट दीजिए, यानी शू अच्छा खासा होना चाहिए। तो इंडिया के पास तो उस समय पर्याप्त रूप से पैसा नहीं था, रुपया नहीं था। तो अब क्या किया ना, महात्मा गांधी कुछ और भी मिलकर इंग्लैंड वासियों को बोला, यानी इंग्लैंड का जो सरकार थी इंडिया में, वह बोला कि एक काम करो ना, तुम टैक्स बढ़ा दो, ठीक है, इंडिया में जो तुम टैक्स 2 रुपया ले रहे हो वह तुम 5 रुपया ले लो। तो बोला कि ठीक है, हम टैक्स को बढ़वा देते हैं और खर्चा तुम ही उठाओ। अब इस तरह का परिणाम क्या हुआ, टैक्स इंडिया में बढ़ गया, जगह जगह कर बढ़ गया, लोगों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ा आर्थिक परिणाम से। अब युद्ध जीत जाता है तो क्या होता है, युद्ध जीतता है तो इंडिया को रिहा नहीं करता है, इंडिया को स्वतंत्र नहीं करता है, तो जिसमें इंडिया को थोड़ा गुस्सा भी आया। अब गुस्सा आने के कारण दूसरा पॉइंट देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अब देखिए गाइस, इंडिया में तो आप टैक्स बढ़ा दिए, जैसे आप टैक्स को बढ़ाएं, जैसे अभी देखिए वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं कि पेट्रोल का कीमत बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे पेट्रोल का कीमत घट रहा है। आज 3 रुपया घटा, ठीक है, आज के डेट अगर हम बात करते हैं, और आप भाड़ा एक बार भरा देते हैं कि मान लेते हैं कि 40 रुपया कहीं का भाड़ा है, अब तो आप भी तो धीरे धीरे घटाइए, लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप वही भाड़ा फिक्स कर लीजिएगा। और अगर तेल का कीमत धीरे धीरे गिरते चल जाएगा, लेकिन भाड़ा से आपका कोई मतलब नहीं है, तो उसमें क्या होगा, क्रांतिकारी, यानी उसमें आपको गुस्सा आएगा। और क्या होगा, अगला आप ड्राइवर हो उससे आप थोड़ा बगझा कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार क्या हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियों का मतलब, जब टैक्स को तो बढ़ा दिया था और टैक्स को कम करने का नाम नहीं ले रहा है, तो जगह जगह पर चोरी होने लगा, जगह जगह अंग्रेजों का ट्रेन लूट लिया गया, जगह जगह पर क्या हुआ, बहुत सारा मिल फैक्ट्री अंग्रेज को था उसको क्या किया, बर्बाद कर दिया गया, यानी लहरा दिया गया। तो अब क्रांतिकारी जब होने लगा, तो क्रांतिकारी होने लगा तो सरकार क्या किया कि बोला कि अब हम यहाँ सुधार करेंगे, संवैधानिक सुधार की घोषणा किया। तो संवैधानिक सुधार की घोषणा किया कि अब हम यह तरह का शासन नहीं चलेंगे, अब हम इसको दबाने के लिए मतलब प्रशासनिक का मदद लेंगे। तो इसी को संवैधानिक सुधार की घोषणा किया। तो यह प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव यानी भारत पर पड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी को कौन सा शासन कहा गया, रिक्रूटमेंटेड शासन। आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम टॉपिक यहाँ लिखे नहीं थे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंटेड शासन किसे कहा गया है, तो प्रथम विश्व युद्ध। हल्का सा इधर आते हैं गाइस, तो यह आपका कहानी 1914 से 1918 तक था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताएं यहाँ तक। अब देखिए, जब महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में, देखिए 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है गाइस कि आखिर महात्मा गांधी के क्या जरूरत हो गया होगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना करने लगा। तो साबरमती आश्रम का क्या है, साबरमती आश्रम कहाँ, इसके बारे में चलिए देखिए गाइस। अब देखिए यहाँ पर जब महात्मा गांधी, जब उनको तो पहले आपको बताए थे कि महात्मा गांधी अंग्रेजों पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन उनका विश्वास धीरे धीरे अंग्रेज तोड़ रहा था। तो जब तोड़ रहा था तो 1916 में उन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना की। यह आपका है गुजरात में, साबरमती नदी है गुजरात, यानी गुजरात किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी था। वहाँ पर नदी के किनारे क्या हुआ, एक आश्रम बनाया गया, जिस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम था। कब बनाया गया, तो 1916 ईस्वी में। तो साबरमती आश्रम इसलिए बनाया गया वहाँ पर गाइस कि वहाँ क्या हो रहा था कि महात्मा गांधी बोले कि अगर कोई व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, और वह न्याय चाहता है, तो हमारे पास पत्र लिखें और पत्र हमारे पास भिजवाएं, हम उस व्यक्ति के पास आवेंगे और वादा करते हैं न्याय हम दिलाएंगे। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि हम कोई भी व्यक्ति के साथ युद्ध करेंगे तो हम सत्याग्रह से ही जीतेंगे, और हम मतलब बिना हमें
डंडा लाठी पहना उठाए हुए बिना हम यह युद्ध जीत जाएंगे। यह सत्याग्रह महात्मा गांधी के था। अब यहाँ पर बात आता है, प्रश्न भी आता है कि 1916 में महात्मा गांधी ने यह सबसे पहले 1916 में लोगों के सामने आए थे, जो कहाँ आए थे, बीएचयू में भाषण दिए थे सबसे पहले 1916 में महात्मा गांधी। बीएचयू का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बनारस विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पहली बार 1916 में भाषण दिए और वहाँ से लोगों को उनकी भाषण सुना, और भाषण सुनने के बाद वहाँ से लोग क्या हुए, इनकी ओर आकर्षित हो गए थे कि नहीं, वास्तविक में कोई ऐसा बंदा है, ऐसा आदमी है जो हमारे आज़ादी के लिए, हमारे स्वतंत्र के लिए, भारत को दिलाने के लिए कोई प्रिय है, यानी संकल्प लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप देखिए साबरमती आश्रम तो आपको बताए हैं, तो इसका देखिए उद्देश्य क्या है। इसका हम 3 उद्देश्य का वर्णन किए हैं गाइस। महात्मा गांधी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के एक मुख्य केंद्र के रूप में प्रयोग करने की सोची। जी हाँ, महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हम यह आंदोलन को जीतना है तो एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर हमको यह सोचना होगा, तभी हम यह आंदोलन जीतेंगे। अब देखिए इसका दूसरा टॉपिक क्या था, रचनात्मक कार्य। इसका मतलब समझिएगा, इसकी रचनात्मक कार्य का मतलब क्या होता है। देखिए महात्मा गांधी रचनात्मक कार्य किए, जैसे हो गया सूत काटना, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। चूँकि इंडिया में महात्मा गांधी जब धीरे धीरे आए तो धीरे धीरे समझ रहे थे, अंग्रेजों से मिलकर समझ रहे थे कि इसका रणनीति क्या है, ये राजनीति कैसे करता अंग्रेज लोग। तो अंग्रेज लोग क्या किए थे ना, इंडिया में लूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो क्या, अगर आप हिंदू हैं तो आपको मुसलमान से लड़वा देता, आप अगर सिख हैं तो आपको सिखाई से लड़वा देता, यानी क्रिश्चियन से लड़वा देता। इसी प्रकार क्या होता था, लड़ाई करवा देता था और वो अंग्रेज अपना शासन करता था। तो यहाँ पर क्या किए, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी उद्देश्य बनाए कि नहीं, हिंदू और मुस्लिमों को आगे एकता करो, ठीक है। इसके बाद जितने लोग हैं सभी को एकता करो। उसके बाद सूती वस्त्र की उपयोग किया गया, यानी सूत काटने का नियम बताएं महात्मा गांधी। सूती चरखा का यहाँ पर आपको आंदोलन, चरखा चलाने का यहाँ साबरमती आश्रम में लोगों को प्रभावित किए। तो इससे बहुत तरह का लोगों में महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्य किए थे। और तीसरा है अनेक ऐसी आश्रम स्थापित करना था। अब महात्मा गांधी का पूरा टारगेट था, पूरा फोकस था कि पूरे भारत में यानी पूरे इंडिया में हर तरह का यह मतलब साबरमती आश्रम की जैसा हर तरह हर जगह होना चाहिए। यही इनका 3 उद्देश्य महात्मा गांधी का था। और भी उद्देश्य थे लेकिन हम 3 उद्देश्यों का खासकर वर्णन किए। इसके बाद गाइस आपको बताते हैं कि अब 1916 में क्या हुआ कि 1916 में जब इनकी इस तरह का रचनात्मक कार्य, इस तरह का राष्ट्रीय आंदोलन जब देखा लोगों ने, तो 1916 में ही एक व्यक्ति रहता है, देखिए ध्यान से गाइस, एक व्यक्ति रहता है बिहार का, उस व्यक्ति का नाम रहता है राजकुमार शुक्ल। उसके निमंत्रण पर वह बिहार आते हैं, तो उसके निमंत्रण पर वह बिहार आते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को बिहार आने का निमंत्रण किसने देता है, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया। कब दिया, 1916 में। तो महात्मा गांधी बिहार कब आए, 1916 में। महात्मा गांधी भारत कब आए, 1915 में। महात्मा गांधी पहली बार भारत कब आए, तो देखिए पहली बार भारत उन्हें 1891 में जो इंग्लैंड से पढ़कर आए। धोखा खा जाइएगा थोड़ा हल्का सा सही से। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। इसके बाद अब हम आपको चलेंगे 3 कठिया प्रणाली के बारे में, खेरा आंदोलन के बारे में, चंपारण आंदोलन के बारे में। इसके बाद आपको चलने वाले अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के बारे में, जलियांवाला बाग आंदोलन के बारे में। तो वह नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। आज तक इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।